हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, हाउ इज द ट्रेबिएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूएट। यानी कि आर्किटेक्चर के जो ये दो तरह के ये मेथड हैं, एक है ट्रेबिएट और एक है आर्क्यूएट, इन दोनों में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे। लेफ्ट साइड में हमने लिखा है ट्रेबिएट, यहाँ पर हम ट्रेबिएट के बारे में बताएंगे जो कि आर्किटेक्चर का एक तरीका है, और फिर हम राइट साइड में बताएंगे आर्क्यूएट के बारे में। अगर आप ट्रेबिएट के बारे में देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। ऐसे इस तरह से वर्टिकल कॉलम तैयार किए जाते हैं जिनके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल ये बीम्स लगाए जाते हैं, और आर्क्यूएट में लिखे तो ये आर्च, ऐसे घुमावदार आर्च बनी होती है जिसमें यहाँ पर ये की स्टोन होता है, और इसके ऊपर ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर होता है जिसको कि सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, उस सुपर स्ट्रक्चर का पूरा वेट इस तरह से यहाँ पर आर्च के ऊपर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रेबिएट के बारे में, यानी कि ये जो हमने देखा था ये वाला डायग्राम, इसके बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे, रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वर मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स। यानी कि दो इस तरह के ये वर्टिकल कॉलम बनाए जाते थे और इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल बीम रख दी जाती थी। इस मेथड को क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर के इस मेथड को ट्रेबिएट। आर्क्यूएट के बारे में क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर वॉज कैरिड बाय आर्च। यानी पूरे जो स्ट्रक्चर होता था उसका वेट इस आर्च के ऊपर, ये घुमावदार आर्च है, इसके ऊपर आता था। अ की स्टोन वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर। ये की स्टोन इस तरीके से इस आर्च के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर फिट किया जाता था। इट ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। और ये की स्टोन क्या करता था? जो भी ऊपर पूरा सुपर स्ट्रक्चर होता था उसका सारा वेट ये इस आर्च के ऊपर ले आता था। कौन लेकर आता था? की स्टोन पूरे सुपर स्ट्रक्चर का वेट इस आर्च के ऊपर ले आता था। तो ये दो मेथड हमने यहाँ पर देखे, किसके? आर्किटेक्चर के। ये है ट्रेबिएट और ये है आर्क्यूएट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ शिखरा। शिखरा क्या होता है? अ शिखरा इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ हिंदू टेम्पल। यानी हिंदू टेम्पल के ऊपर जो इस तरीके का सबसे ऊपर की तरफ एक पॉइंटेड पोर्शन होता है, जो आपने देखा होगा, उसे हम शिखरा कहते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हाट इज पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा क्या होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मुगल एम्परर्स के टाइम पर, यानी जो मुगल रीजन था, खासतौर पे शाहजहां का जो टाइम था, उस समय पर ये जो टेक्निक होती थी आर्किटेक्चर की, ये बहुत यूज होती थी, जिसका नाम था पेट्रा ड्यूरा। इसमें क्या किया जाता था? इसमें मार्बल्स या जो सैंडस्टोन्स होते थे उनको काट कर उनमें गड्ढे, डिप्रेशंस यानी कि गड्ढे बना दिए जाते थे, और फिर उन डिप्रेशंस में, उन गड्ढों में जो कलरफुल हार्ड स्टोन्स होते थे, बड़े बड़े हीरे जवाहरात होते थे, वो उन गड्ढों में फिट कर दिए जाते थे, जिससे एक बहुत बढ़िया ऑर्नेट पैटर्न, एक बढ़िया जुड़ा हुआ पैटर्न बन जाता था, जिसे कि पेट्रा ड्यूरा कहा जाता था। तो जो अभी हमने आपको ये समझाया है, यही यहाँ इस आंसर में हम लिखेंगे। पेट्रा ड्यूरा वॉज एन आर्किटेक्चरल टेक्निक मोस्टली यूज्ड इन द बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहां। इन दिस टेक्निक colored hard stones were placed in the depression carved into marbles or sandstones, creating beautiful ornate patterns। यानी कि पेट्रा ड्यूरा एक आर्किटेक्चरल टेक्निक थी जो कि मुगल शासन में यूज़ की जाती थी, खासतौर पे शाहजहाँ के समय पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उनमें। और इस टेक्निक में जो कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते थे उनको लगा दिया जाता था डिप्रेशंस में, गड्ढों में, और ये वो डिप्रेशंस, वो गड्ढे होते थे जो कि मार्बल्स या सैंडस्टोन्स में काट कर बनाए जाते थे, और इससे एक बहुत बढ़िया एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता था, और इस पूरी टेक्निक को पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप पेट्रा ड्यूरा का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये किस तरह का डिज़ाइन होता था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चार बाग गार्डन। यानी जो मुगल टाइम पर जो चार बाग गार्डन बनाया जाता था उसके अंदर क्या खासियत होती थी। यहाँ पर आप ये देखिए, तो ये पिक्चर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर टाइप का एक ये ज़मीन होती थी, जिसमें कि इधर इस तरीके से और ये इस तरीके से यहाँ पर ये पानी के लिए जगह बना दी जाती थी, ये चैनल्स बना दिए जाते थे पानी के लिए, जिससे ये चार गार्डन यहाँ पर बन जाते थे। इस टेक्निक को ही मुगल चार बाग गार्डन, या इस तरीके के जो गार्डन बनाए जाते थे उसे मुगल चार बाग गार्डन कहा जाता था, इस डिज़ाइन को। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चार बाग गार्डन आर एज अंडर। द गार्डन वॉज प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। यानी ये रेक्टेंगुलर ज़मीन होती थी जिसमें कि ये आपके आर्टिफिशियल चैनल बना दिए जाते थे, पानी बहने का ये जगह होती थी, और इस तरीके से ये 4 क्वार्टर्स, यानी कि 4 क्वार्टर शेप में ये आपके 4 गार्डन यहाँ पर बन जाते थे।
उसके बाद सेकंड पॉइंट, द 4 डिविजन्स वर सिमेट्रिकल, और ये चारों बिल्कुल एक जैसे होते थे, बिल्कुल सेम गार्डन यहाँ पर ये बनते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ किंग, यानी कि उस समय के जो राजा होते थे जो मंदिर बनवाया करते थे, तो वो जो मंदिर होते थे वो उस राजा के बारे में कैसे बताते थे, यानी कि मंदिर को देखकर कैसे पता चलता था राजा के बारे में, ये हमें बताना है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पार्टन किंग, यानी कि उस समय का जो वो राजा होता था जिसने वो मंदिर बनवाया होता था, उस मंदिर के द्वारा क्या क्या नजर आता था। मंदिर दिखाता था राजा की शक्ति को, उसकी वेल्थ को, यानी कि कितना धनी होता था, कितना धनवान होता था, और वो कितना डिवोटेड होता था उस भगवान के प्रति जिस भगवान के लिए उसने वो मंदिर बनवाया होता था। यानी कि उस मंदिर को देखकर आप राजा के बारे में ये चीज़ें बता सकते थे कि राजा कितना शक्तिशाली था, राजा के पास कितनी धन दौलत थी, और वो राजा कितना बड़ा भक्त था उस भगवान का, उस देवी देवता का जिसके लिए उसने वो मंदिर बनवाया होता था। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे, ऑफन द नेम्स ऑफ द किंग एंड द मेन डिएटी वर सिमिलर, यानी कि जिस भगवान के लिए जिस देवी देवता का मंदिर बनाया जाता था, उस देवी देवता का नाम, उसके मंदिर का नाम और राजा का नाम सेम ही रख दिया जाता था। वो इसलिए कि सब लोग राजा में ही फिर भगवान को देखते थे, भगवान को वो समझते थे कि राजा ही भगवान है। फॉर एग्जाम्पल, राजा राजेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा, यानी कि जो राजा राजदेवा नाम का जो ये किंग था, इसने राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया था। तो राजाओं के नाम, मंदिरों के नाम, भगवानों के नाम लगभग एक समान कर दिए जाते थे। और थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, एज दे वर्शिप्ड देयर डिएटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ, यानी कि जो राजा लोग होते थे ये जो मंदिर बनाते थे, उन मंदिरों में अपने देवी देवताओं की ये पूजा करते थे, और इससे सब लोगों को ये लगता था कि भगवान का जो रूल है, भगवान के जो कानून है, वही ये राजा हमारे ऊपर लेकर आ रहा है, क्योंकि ये खुद कितना बड़ा भक्त है, ये इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है और ये बिल्कुल वही काम धरती पर कर रहा है जो कि भगवान चाहता है। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, एज दे वर्शिप देयर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक मंदिर के अंदर एक मेन देवी देवता होता था जिसके लिए वो मंदिर बनाया जाता था, और उसके अलावा और भी बहुत सारे देवी देवता उसमें रखे जाते थे, यानी एक ही मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर, हाउ वॉज दिस इमेज क्रिएटेड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दिल्ली में अगर आप रेड फोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर दीवाने खास है, ये वो हॉल, ये वो जगह होती थी जहाँ पर शाहजहाँ कुछ खास लोगों के साथ मीटिंग किया करता था। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है, धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। तो ये लिखने के द्वारा क्या इमेज बनाई गई, क्या दिखाना चाहते थे वो लोग, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द फॉलोइंग फीचर्स गेव द इमेज ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी अब हम वो चीज़ें देखेंगे, वो पॉइंट्स देखेंगे जो ये बताती है कि शाहजहाँ ये दिखाना चाह रहा था कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो उसके दरबार में है, उस जगह पे है जहाँ पर वो बैठता है। तो पहला पॉइंट है, एम्परर्स थ्रोन वॉज प्लेस्ड इन वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि शाहजहाँ का, राजा का जो उसका सिंहासन था वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लगाया गया था। इन इस्लाम इट इज़ द डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये वही डायरेक्शन है जहाँ मक्का जो इनका ये मुसलमानों का जो ये पवित्र स्थान है मक्का, ये उसी डायरेक्शन में उसका सिंहासन लगाया गया था। देयरफॉर एम्परर वॉज इक्वेटेड विद द प्लेस ऑफ गॉड इन इस्लाम, तो एक तरह से वो ये दिखा रहे थे कि जो शाहजहाँ था वो गॉड को, अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहा था उस जगह पे। और इसके सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे, एवरीवन हु अटेंडेड द कोर्ट फेस्ड वेस्ट, अ डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स व्हाइल प्रेइंग। अब देखिए शाहजहाँ यानी जो राजा था, बादशाह था, उसका जो सिंहासन था वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ था, यानी कि उनके जो मक्का की डायरेक्शन की तरफ था, और मुस्लिम लोग जब प्रेयर करते हैं तो ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही देखते हैं। तो जब भी कोई उसके सामने आता था, जब शाहजहाँ अपने सिंहासन पर बैठा करता था, तो जो भी उसके सामने आता था उसके कोर्ट में, उसके उस जगह पे जहाँ वो बैठा होता था, तो वो वेस्ट की तरफ देखते थे, और ये वही डायरेक्शन होती थी जिस तरफ वो प्रेयर करते, जिस डायरेक्शन में वो प्रेयर करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रेयर की जाती है मुस्लिम्स के द्वारा, उसी डायरेक्शन में वो उस तरफ बैठा करते थे, देखा करते थे जब वो शाहजहाँ के सामने होते थे। तो एक तरह से शाहजहाँ के उस बैठने वाली जगह को, उस हॉल को, जिसे दीवाने खास कहा गया है, एक पवित्र जगह की तरह दिखाया जाता था कि देखो ये कितना होली प्लेस है, जैसे तुम प्रेयर करते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त मक्का की तरफ देखते हो, उसी डायरेक्शन में तुम यहाँ भी देखते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है,
The depiction of legendary Greek god Orpheus behind the king's throne gave the message that the king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all could live together in harmony. यहाँ पर हारमोनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, खुश होकर रहना। और इस सेंटेंस का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो राजा का जो सिंहासन होता था उसके पीछे ग्रीक गॉड होता था जिसका नाम ऑर्फेस था, उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, जो इस मैसेज को देता था लोगों को कि राजा की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और इस दुनिया में यानी राजा के शासन में, जो उस समय पे राजा था यानी कि शाहजहां के, उसके शासनकाल में सब लोग आपस में मिलजुल के खुशी खुशी रहते हैं। और ये जो 3 रीज़न यहाँ पर हमने देखे, पहला रीज़न, दूसरा रीज़न, ये थर्ड रीज़न, इन सब की वजह से ये वहाँ पर लिखा जाता था, कहा जाता था कि धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। यानी कि शाहजहाँ के इस महल के अंदर है, इस दीवाने खास जगह है, या ये जो किला है शाहजहाँ का, इस जगह पे ही जन्नत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जगह है, ऐसा वो दिखाना चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। यानी कि उस समय पर जो मुगल कोर्ट होता था, जैसे आजकल अदालतें होती हैं, तो ये जो मुगल कोर्ट होता था, ये मुगल कोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ थी जो ये दिखाती थी कि जैसे आप मान लीजिए मुगल कोर्ट में गए उस ज़माने में, तो वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देखते ही ऐसा लगता था कि यहाँ पर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ताकतवर इंसान हो चाहे कमज़ोर इंसान हो, राजा उसके साथ एक समान न्याय करेगा। तो वो क्या चीज़ थी उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, बिहाइंड एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पेट्रा ड्यूरा इनलेस दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फस प्लेइंग द ल्यूट। यानी कि राजा को जो सिंहासन होता था उसके बिल्कुल पीछे पेट्रा ड्यूरा यानी कि वो जो एक डिज़ाइन बनाया जाता था, किसका, एक ग्रीक भगवान था ऑर्फेस, जो कि ल्यूट, जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजा रहा होता है। उस तरह का कुछ डिज़ाइन राजा के सिंहासन के पीछे बनाया गया होता था। इट वॉज बिलीव्ड, और ये विश्वास किया जाता था, दैट ऑर्फेस म्यूजिक कुड काम फेरोसियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसेबली। यानी कि वो जो पीछे एक इमेज बनाई जाती थी राजा के सिंहासन के पीछे, जिसमें कि ऑर्फेस जो था वो ल्यूट बजा रहा होता था, और उसका जो म्यूजिक होता था वो खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी शांत कर देता था, कंट्रोल कर देता था। कब तक? जब तक कि खतरनाक जानवर भी आपस में मिलजुल कर ना रहने लग जाए। यानी कि वो पिक्चर ये दिखाती थी कि यहाँ पर सब एक समान है, बुरे से बुरा बंदा भी आएगा तो उसको शांत कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर कोई खतरनाक व्यक्ति भी आता है, कोई नॉर्मल इंसान भी आता है, तो वो सब एक समान रहेंगे, ये उस पिक्चर के द्वारा ये दिखाया जाता था। उसके बाद सेकंड पॉइंट, दिस इमेज कम्युनिकेटेड दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट हाई एंड द लो एज इक्वल विच क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हारमोनी। यानी कि जो पिक्चर बनाई जाती थी सिंहासन के पीछे, वो इस चीज़ को दिखाती थी कि राजा का न्याय सबके लिए एक समान होगा। राजा ना किसी को बड़ा समझेगा ना छोटा समझेगा, वो किसी को अमीर गरीब नहीं समझेगा, सबको वो एक नज़र से देखेगा, और जो सही न्याय होगा वो करेगा। और जिससे कि क्या होगा कि जो सारे लोग हैं, जो जनता है, वो सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहे। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि उस पिक्चर के जरिए ये संदेश दे दिया जाता था कि जैसे ही कोई राजा के कोर्ट में गया, उसके दिल से डर निकालने की कोशिश की जाती थी कि तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा और तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। ये उस कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उस पिक्चर के द्वारा शो कर दिया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। देखिए, पहले जो ये मुगल थे ये आगरा में रहा करते थे, वहाँ से इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली में, और उस समय जब दिल्ली में ये इन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ बसाया, जो कि आप देख सकते हैं अगर आप रेड फोर्ट देखने जाते हैं पुरानी दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको ये सब जो किले वगैरह नज़र आएंगे। तो इस जगह को उन्होंने नाम दिया था शाहजहानाबाद। तो हमें ये बताना है कि उस नगर को बसाते समय यमुना का उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, यमुना नदी की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द यमुना प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। यानी कि शाहजहानाबाद जो कि एक नई मुगल सिटी थी, इसको बसाने में यमुना का भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका थी। पहला पॉइंट है, द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इन दिल्ली। यानी कि अगर आप रेड फोर्ट को भी देखें तो उसका जो फ्रंट है उसके बिल्कुल सामने से ये यमुना नदी बहकर जाती है। तो ये एक सेफ्टी की तरह भी उनके लिए काम करती थी, क्योंकि अगर कोई हमला करता था तो पहले तो यमुना नदी को क्रॉस करना पड़ता था, उसके आगे फिर इतना बड़ा और विशाल गेट होता था, तो बिल्कुल किले के गेट के सामने से ये नदी बहकर जाती थी।
जो इनको सुरक्षा भी प्रदान करती थी, और ऑब्वियस सी बात है कि पीने का पानी, फर्टाइल मिट्टी, ये सब भी इनको मिल गई थी। सेकंड पॉइंट है, ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स सच एस दारा शुको सन ऑफ शाहजहां वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, यानी कि कुछ खास लोगों को ही वहां से रिवर तक जाने की अनुमति दी जाती थी, जैसे कि शाहजहां का बेटा था दारा शुको, ये भी उनमें से एक था, या कुछ और राजा के जो खास लोग होते थे वही रिवर तक जा पाते थे डायरेक्ट। और थर्ड पॉइंट है, ऑल दी अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, और जो बाकी की जनता थी, जो बाकी के लोग थे, उनको अपने घर यमुना नदी से कुछ दूरी पर बनाने पड़ते थे। यमुना नदी के पास सिर्फ राजा और उसके खास लोगों के ही रहने की जगह होती थी। आम लोगों को या दूसरे लोगों को यमुना नदी से दूर दूर होकर दूरी पर ही घर बनाने की अनुमति दी जाती थी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द वन साइड ऑफ रिवर यमुना, वेयर एज इन आगरा द कंस्ट्रक्शंस वर डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर यमुना। देखिए, जो यमुना नदी है ये आगरा से होती हुई दिल्ली तक आती है। अब आगरा में भी मुगलों की राजधानी थी पहले, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो यमुना नदी के दोनों तरफ हुई थी, लेकिन दिल्ली में यानी कि जब ये शाहजहानाबाद बसाया गया तो यमुना नदी के एक ही तरफ कंस्ट्रक्शन की गई थी, एक ही तरफ नगर को बसाया गया था, जबकि आगरा में यमुना नदी के दोनों तरफ नगरों को बसाया गया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।